कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। सपोज ये फैराडे की ये कॉइल है जिसमें करंट इंड्यूस होगा, इसके पास में ये मैग्नेट है लाइक दिस। सो इसमें फैराडे ने देखा था कि जब ये नॉर्थ पोल कॉइल के तरफ जाता है, वे नॉर्थ पोल इज गोइंग टुवर्ड्स द कॉइल, नॉर्थ पोल देखो टुवर्ड्स द कॉइल जा रहे हैं, तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा ना, वो करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, दैट करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। सपोज जब नॉर्थ पोल नजदीक जा रहा है, नॉर्थ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, तब एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रहा है, ठीक है। अब फिजिक्स में रूल ये होता है कि अगर ये कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, पहले पहले एन वर्ड निकलता है देखो मुंह से, एंटी क्लॉकवाइज, तो होता क्या है जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, सो दिस फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो ये फेस नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये जो इंड्यूस करंट है ना, इस इंड्यूस करंट की वजह से ये जो फेस है इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। तो मतलब फैराडे ने देखा कि जब नॉर्थ पोल नजदीक जा रहा है तो यहाँ सामने भी क्या आ गया, नॉर्थ पोल आ गया। ये नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपल्शन होगा ना दोनों के बीच में। मतलब जब मैग्नेट आप मूव कर रहे हो तो मैग्नेट के मोशन को ऑपोजिशन मिलेगा कि ऑपोजिशन नहीं मिलेगा? व्हाट डू यू फील? डू यू फील द मैग्नेट विल गेट सम ऑपोजिशन फ्रॉम द कॉइल? Yes. नॉर्थ के सामने अगर तुम नॉर्थ डेवलप कर दोगे, मतलब तुम तो अपोज कर रहे हो ना, तो देयर विल बी ऑपोजिशन मिलेगा। द कॉइल विल अपोज, किसको अपोज कर रही है? फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉइल है ना, वो मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रही है, अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है। द कॉइल अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट ना, ठीक है। चलो ये तो जब टुवर्ड्स द कॉइल जा रहा है तब हो रहा है। अब फैराडे ने क्या देखा कि अगर हम लोग ये फिर से कॉइल ले लें, ये मैग्नेट को अगर हम लोग स्टेशनरी कर दें, अगर ये मैग्नेट स्टेशनरी है, मैग्नेट इज नॉट मूविंग, जब मैग्नेट स्टेशनरी रहता है नॉट मूविंग, तो इस कॉइल में से जो फ्लक्स पास हो रहे हैं, जो लाइंस पास हो रही है, वो भी तो कांस्टेंट हो जाएंगी ना, तब यहाँ पे जीरो करंट बनता है, जीरो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, जीरो करंट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब ये मैग्नेट को हम लोग दूर लेके जाएंगे, विल गो मेक इट अवे फ्रॉम द मैग्नेट, अवे फ्रॉम द कॉइल। मैग्नेट दूर जा रहा है, मतलब ये नॉर्थ पोल ही दूर जा रहा है। जब ये नॉर्थ पोल नजदीक जा रहा था तब एंटी क्लॉकवाइज करंट बना, अब जब ये दूर जा रहा है तो उल्टा डायरेक्शन में करंट बनता है, नाउ द करंट विल बी क्लॉकवाइज। अब करंट क्लॉकवाइज बनता है, क्लॉक वाइज बनता है। क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल होता है, जिस फेस में, ये फेस में अगर करंट क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज मतलब दिस फेस विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। करंट से नॉर्थ एंड साउथ पोल डेवलप होते हैं, साउथ पोल। अब देखो ये नॉर्थ जब दूर जा रहा है, नॉर्थ जब दूर जा रहा है तो नॉर्थ और ये साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो मैग्नेट विल बी अट्रैक्टेड बाय द कॉइल, मैग्नेट को कॉइल अट्रैक्ट करेगी। तो एक बात, अब मैग्नेट दूर जाने की कोशिश कर रहा है और उसको कॉइल अट्रैक्ट कर रही है, तो कैन आई से द कॉइल इज अगेन ऑपोजिंग द मोशन ऑफ द मैग्नेट और इट इज सपोर्टिंग द मोशन ऑफ द मैग्नेट? क्या लगता है? Opposing. मैग्नेट बेचारा दूर जाने की कोशिश कर रहा है, उसको दूर भी जाने नहीं दे रही कॉइल, उसको खींच रही है अपनी तरफ। तो मतलब कॉइल जो है वापस मैग्नेट के जो मोशन है उसको अपोज कर रही है। वापस मैं लिख सकता हूँ, इट अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट। तो लेंस जो है ना, लेंस ने सबसे पहले ये देखा कि दोनों केस में वेदर मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स और इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, दोनों केस में जो कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है ना, वो इंड्यूस करंट कुछ ऐसा है कि वो इस मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रहा है। पहले लेंस को क्या लगा, ये सब लेंस ने ऑब्जर्व किया था, मतलब लेंस ने इसको एनालिसिस किया था, लेंस ने ऑब्जर्वेशन तो फैराडे ने की है, लेंस इसको एनालाइज कर रहे थे। तो लेंस ने देखा कि बार बार मैग्नेट का जो मोशन है वो अपोज हो रहा है, तो पहले तो उसको लगा कि मैग्नेट का जो मोशन है वो अपोज हो रहा है। फिर लेंस ने सोचना शुरू किया कि मैग्नेट के मोशन को अपोज क्यों कर रही है वो, व्हाई द हेल इट इज अपोजिंग द मोशन ऑफ द मैग्नेट। तो उसको समझ में ये आया कि मैग्नेट के एक्चुअली मोशन को अपोज नहीं कर रही है, मैग्नेट जब मोशन करता है ना उससे फ्लक्स चेंज होते हैं, इजंट इट? जब मैग्नेट जब मूव करता है तो उससे फ्लक्स क्या होते हैं, चेंज। तो ये जो कॉइल में इंड्यूस करंट है ना, वो इंड्यूस करंट फ्लक्स की चेंज को ही अपोज कर रहा है बार बार।
इंड्यूस करंट है ना, इंड्यूस करंट ये नहीं चाहता है कि फ्लक्स चेंज हो. इंड्यूस करंट इज ऑपोजिंग द फ्लक्स चेंज. जब मैग्नेट मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज होंगे ना कॉइल में से, तो करंट ऐसा बनता है कि वो फ्लक्स की चेंज को क्या कर रहा है, ऑपोज. उसको फ्लक्स की चेंज पसंद नहीं है. लेकिन एक बात बताओ, फ्लक्स जब चेंज होंगे तभी इंड्यूस करंट बनता है ना. मतलब इंड्यूस करंट बना क्यों है, फ्लक्स की चेंज की वजह से कि किसकी वजह से बना है, फ्लक्स के चेंज से ही बना है, राइट. थोड़ा सोचो, तो इंड्यूस करंट जो है वो फ्लक्स के चेंज की वजह से ही बना है, और ये जो इंड्यूस करंट है वो फ्लक्स की चेंज को ही ऑपोज कर रहा है. इट इज एक्चुअली ऑपोजिंग द चेंज ऑफ फ्लक्स. क्योंकि मैग्नेट नजदीक आए या मैग्नेट दूर जाए, दोनों केस में फ्लक्स चेंज होंगे ना, तो फ्लक्स की चेंज को ही इंड्यूस करंट ऑपोज कर रहा है. लेकिन इंड्यूस करंट बना क्यों है, ये फ्लक्स की चेंज की वजह से ही बना है. तो जिसकी वजह से इंड्यूस करंट बना है, उसी वजह को इंड्यूस करंट ऑपोज करता है. ये है लेंजिस लॉ. मेन मेन पॉइंट तो यही है लेंजिस लॉ की. लेंज लॉ ये बोलता है कि जो इंड्यूस करंट है ना, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है कि इंड्यूस करंट फ्लक्स की चेंज को ऑपोजिशन देता है. लेकिन फ्लक्स की चेंज वही चीज है जिसकी वजह से इंड्यूस करंट बना है. मतलब जिसने आपको बनाया आप उसी को ऑपोज कर रहे हो, ऐसा है इंड्यूस करंट. समझा बात. ये स्टेटमेंट में लिखवा दूंगा, डोंट वरी, वो सेकेंडरी चीज है. मीनिंग समझना पहली बात होती है. तो फ्लक्स की चेंज को क्या मिल रहा है, ऑपोजिशन. समझ में आया. ओके. अब लेकिन अगर थोड़ा नेचुरली सोचोगे सर, विदाउट एनी बायस, अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको एक डाउट और आएगा. आपको लगेगा कि ठीक है सर, इंड्यूस करंट जो है वो मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रहा है, फ्लक्स की चेंज को वो अपोज कर रहा है, ठीक है. लेकिन अपोज क्यों कर रहा है, व्हाई द हेल इट इज अपोजिंग, क्यों कर रहा है अपोजिशन. उसका रीजन मैं अभी बता रहा हूँ. देखो, ऐसे कहा जाता है कि जो ये लेंजिस लॉ है ना, लेंजिस लॉ इज अकॉर्डिंग, इट इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मतलब ये लेंजिस लॉ जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक फॉर्म है. इट्स एक्चुअली द फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्यों ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ध्यान से देखो. जब मैग्नेट को आप मूव करोगे, वेदर यू मूव टुवर्ड्स द कॉइल और यू मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, जब मैग्नेट को मूव करोगे, मुझे आप बताओ ऑपोजिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैग्नेट के मोशन को. मिलेगा. ऑपोजिशन मिलेगा. तो जब किसी मोशन को, सपोज आप मैग्नेट को मूव कर रहे हो और आपको ऑपोजिशन मिल रहा है, सपोज मैं मैग्नेट को मूव करवा रहा हूँ, आई एम मूविंग द मैग्नेट, मैं मूव कर रहा हूँ और मुझे ऑपोजिशन मिल रहा है, तो ऑपोजिशन मिलेगा ना, तो मुझे यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा. वर्क हैज टू बी डन बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन. देखो, फिजिक्स का एक सिंपल रूल है, अगर ऑपोजिशन नहीं मिले ना आपको, तो आपको वर्क करने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन अगर ऑपोजिशन मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट जाने के लिए यू हैव टू डू वर्क. यहाँ पे जो भी पर्सन इस मैग्नेट को मूव कर रहा है, हुएवर इज मूविंग द मैग्नेट, उसको वर्क करना पड़ेगा. वर्क करना पड़ेगा मतलब अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी. यहाँ पर द पर्सन हैज टू स्पेंड इट्स एनर्जी इन मूविंग द मैग्नेट. वो जो पर्सन एनर्जी देगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है, सिर्फ कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. तो जो पर्सन इस मैग्नेट को मूव करेगा, उस पर्सन को वर्क करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द ऑपोजिशन. और वर्क करना पड़ेगा मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी. वही एनर्जी जो है ना, वो जो एनर्जी उस पर्सन ने दी, वही एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो रही है. आपको मालूम है इस कॉइल में इंड्यूस करंट बनता है, इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ भी बनती है. तो जो अगर इस कॉइल में इंड्यूस करंट बन रहा है, मतलब अचानक इस कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई ना, कहां से एनर्जी क्रिएट हो गई, एनर्जी क्रिएट होती नहीं है. तो जो आपने वर्क किया ना इस मैग्नेट को मूव करने के लिए, वही एनर्जी, द एनर्जी स्पेंड बाय यू हैज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कॉइल. ठीक है. काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तभी समझेगा जब आप ध्यान से सुनोगे क्या बोला मैंने. क्लियर है क्या बोला मैंने. when you move the magnet will receive opposition from the coil. Because of that opposition, work has to be done to move the magnet, because you are getting opposition. तो उसके अगेंस्ट जाने के लिए वर्क करना पड़ता है. the work done by you, the energy that you spent, वर्क डन करना है मतलब एनर्जी देनी पड़ती है. वर्क का मीनिंग एनर्जी होता है, एनर्जी देनी पड़ेगी. वही एनर्जी इस कॉइल में अपीयर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कॉइल में एनर्जी कहां से आ गई, कॉइल में इंड्यूस करंट आ रहा है मतलब एनर्जी आ गई है कॉइल में.
वो कहाँ से, वो आपकी एनर्जी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लेंज़ेस लॉ एकदम बरोबर है। अगर सोचो अगर मैग्नेट को कोई ऑपोजिशन नहीं मिलेगा, लेट्स से मैग्नेट इज नॉट रिसीविंग एनी ऑपोजिशन फ्रॉम द कॉइल, तो मैग्नेट को आगे पीछे मूव करने के लिए कोई वर्क भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। मतलब विदाउट गिविंग एनर्जी, आप विदाउट गिविंग एनी एनर्जी आपको कॉइल में एनर्जी मिल जाएगा। ये कैसे हो सकता है? बिना खाना खाए आपको एनर्जी मिल सकती है क्या? नहीं ना। तो वैसे यहाँ पे भी बिना एनर्जी दिए कॉइल को एनर्जी कहाँ से मिल जाएगी? तो एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि ऑपोजिशन मिलती है। तो लेंज़ेस लॉ इसलिए कहा जाता है कि ये इट इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पूरी बात समझ में आई? ये सब मैं लिखवा दूंगा सिंपल वर्ड्स में, बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो मैंने पूरा लेंज़ेस लॉ समझा दिया। आई विल डिक्टेट नाउ। हेलो सर। पहले कोई डाउट है क्या? बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जो आपने बोला लेंज़ेस लॉ में कि अगर हम लोग मैग्नेट को कंटिन्यूअसली मूव करना है क्या सर इंड्यूस करंट के लिए? देखो अगर तुम मैग्नेट को सपोज कंटिन्यूअसली मूव नहीं कर रहे हो, सपोज थोड़ा मूव करके छोड़ दिया, तो जब आप उसको छोड़ दोगे रेस्ट पे मैग्नेट आ जाएगा, तो फिर इंड्यूस करंट भी नहीं बनेगा। अगर तुमको इंड्यूस करंट लगातार चाहिए, इफ यू वांट दिस इंड्यूस करंट शुड रिमेन, तो मैग्नेट लगातार मूव होना चाहिए, फ्लक्स लगातार चेंज होने चाहिए कॉइल में से। नहीं सर, मतलब अगर जब मैंने थोड़ा सा उसका डिस्टेंस को चेंज किया सर, फ्लक्स चेंज किया, हाँ तो इंड्यूस करंट हुआ सर। हाँ। तो सर वो अगर वहां पे मैंने छोड़ दिया तो इंड्यूस करंट जाएगा कहाँ पे? जिस मोमेंट पे आपने छोड़ दिया उस मोमेंट पे ही फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट हो गए, बस करंट रिड्यूस होना चालू हो जाएगा और वो जीरो हो जाएगा विद इन फ्यू सेकंड्स। जब तक तुम्हारे जाएगा जब तक कहाँ पे मैग्नेट सर वो करंट? चलेगा तब तक करंट चलेगा, मैग्नेट रुका करंट रुक जाएगा। समझा? ओके सर। सर लेकिन करंट जाएगा कहाँ पे सर, मतलब उसी वर्क में करके वो? करंट डिमिनिश होके जीरो हो जाएगा। करंट मतलब करंट कोई चीज थोड़ी होती है, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस फ्लो होते रहेंगे और जब तुम मैग्नेट को रोक दोगे तो चार्जेस स्लो डाउन होते होते रुक जाएंगे। फिर कर चार्जेस रुक गए, फ्लो होना मतलब करंट रुक गया, करंट जीरो हो गया। ओके सर। ठीक है। अब देखो एक थोड़ा फनी चीज बता रहा हूँ, अगर समझ सको तो। एक मूवी है, मैं नाम बताऊंगा नहीं, इस मूवी में ऐसे डायलॉग है ना, जब तक पैर चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी। वैसे ही है, जब तक मैग्नेट चलेगा तब तक करंट चलेगा, जैसे मैग्नेट रुका करंट रुक जाएगा। अब समझ लो क्या बोला मैंने। ठीक है। तो जब तक मैग्नेट चलेगा, तो हाँ आयुष दुबे ने बराबर गेस कर लिया। जब तक मैग्नेट चलेगा तब तक यहाँ पर करंट चलेगा, मैग्नेट रुका कॉइल का करंट रुक जाएगा। ठीक है, दोनों लिंक्ड है। सो आई होप लेंज़ेस लॉ इज वेरी क्लियर। ठीक है, चलो मैं लिखवा देता हूँ। हेलो सर, एक डाउट है। अच्छा एक काम कर सौरभ, लेट मी कंप्लीट द स्टेटमेंट, उसके बाद मैं डाउट क्लियर करता हूँ। जस्ट लेट मी कंप्लीट। हाँ, ओके सर। लेंज़ेस लॉ का स्टेटमेंट लिखो स्टूडेंट। राइट ऑन स्टेटमेंट लिखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट the direction of this law states that the direction of induced EMF or induced current, the direction of induced EMF or current in any coil is such a way that it always opposes, in such a way that it always opposes the cause, it always opposes the cause that produced it, it always opposes the cause that produced it. ठीक है, ये लॉ ऑफ स्टेटमेंट हो गया, that produced it। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं हो तो लिख लिया आपने, समझना ज्यादा जरूरी है। पढ़ लो एक बार क्या लिखा है आपने। पता है आपने लिखा है कि इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट वो ऐसे होते हैं कि वो जिस वजह से इंड्यूस करंट बने हैं उसी वजह को वो अपोज करते हैं। इंड्यूस करंट क्यों बना है? फ्लक्स की चेंज की वजह से।
फ्लक्स की चेंज को ही वो अपोज करता है, जिस रीजन से वो बना है उसी को वो क्या करता है, अपोज। ये लेंजेस लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में 1 मिनट लिख लो, राइट डाउन इन नेक्स्ट पैराग्राफ। लेंजेस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंजेस लॉ इज बेस्ड ऑन Lenses law is based on law of conservation of energy. Okay. Full stop. हाँ, इसका रीजन भी लिखा लिख रहा हूं, आगे लिखो। The reason is that when we change the flux, मैं रीजन लिखवा रहा हूं इसका। The reason is that when we change the flux through coil, the reason is that when we change the flux through coil, comma, the coil opposes the change of flux. The coil opposes the change of flux. ब्रैकेट में लिखो, this is Lenz's law. ब्रैकेट में लिखो, this is Lenz's law. ब्रैकेट ओवर, ब्रैकेट ओवर, उसके आगे लिखो, due to this opposition, the work has to be done. Due to this opposition, work has to be done in moving the work has to be done. बस इतना लिखो, due to this the work has to be done and energy is spent, to change the flux. Energy is spent to change the flux. Full stop. This energy spent appears in the coil. This energy spent appears in the coil in the form of electrical energy. This energy spent appears in the coil in the form of electrical energy. समझा? पूरा लिख लिया? This energy spent appears in the coil in the form of electrical energy. ठीक है, लेंजेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ के लो इस चीज को, एक बार पूरा पढ़ लो फिर से भले, तब तक सौरभ आप डाउट पूछ लो, बाकी लोग एक बार देख लो कैसे लिखा है, अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। हाँ सौरभ डाउट पूछो। सर वो आपने जो बताया ना अभी कि मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे कॉइल के तो वो उसको अपोज करता है, पर सर मैग्नेट को किसी भी तरफ मूव करो उसको ऑपोजिशन मिलता है। हाँ सर, पर जब मैग्नेट को लेके जाएंगे उस तरफ तो सर कॉइल का जो साउथ वाला पोर्शन है सर वो रहेगा ना नॉर्थ के साइड में? नहीं, मैंने क्या बताया, जब आप मैग्नेट को मूव करके सपोज मैग्नेट को नजदीक लेके जा रहे हो, मैग्नेट का नॉर्थ पोल नजदीक जा रहा है, तो नॉर्थ के सामने यहाँ पे ये फेस है, ये नॉर्थ ही बनेगा, इसका पीछे वाला फेस साउथ होगा, बट सामने तो नॉर्थ बन रहा है, नॉर्थ के सामने नॉर्थ ही बनेगा, तो ऑपोजिशन मिलेगी ना नॉर्थ को। नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा, साउथ तो पीछे की तरफ होगा ना। नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा? हाँ, एक काम करना, ये देख सुन, यहाँ पे देखो, सपोज ये नॉर्थ में, ये आप ऐसे लेके जा रहे हो, कॉइल जो है ना, ये सपोज कॉइल है, यहाँ पे देखो ये डायग्राम कॉइल है, लेकिन कॉइल ऐसे करेगी, कॉइल ऐसा बिहेव करेगी, तो नॉर्थ जब जाएगा, नो डाउट ये नॉर्थ जो है उसको ये साउथ अट्रैक्ट करेगा, बट नॉर्थ के ज्यादा नजदीक नॉर्थ है,
तो अल्टीमेटली रिपल्शन ज्यादा होगा ना कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा नॉर्थ साउथ का? रिपल्शन सर। हाँ, तो रिपल्शन ओवरऑल नेट रिपल्शन ही मिलेगा, नेट फोर्स जो होगा और रिपल्शन होगा दोनों के बीच में। तो रिपल्शन की वजह से तुमको काम करना पड़ेगा। अगर तुम किसी चीज को मूव करना चाहते हो और आपको उसमें ऑपोजिशन मिल रही है, तो बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन ही काम करना पड़ता है। अगर ऑपोजिशन ना मिले तो आप काम भी मत करो, चलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर एक पानी का बकेट है, ध्यान से एक एग्जाम्पल सुनना स्टूडेंट। अगर एक पानी का बकेट है, आपकी मम्मी ने कहा कि वो जो पानी का बकेट है उसको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाओ। पानी का जो बकेट है ना, उसको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक लेके आओ। आज पानी नहीं आया है, लेके आओ ऊपर। तो आपको वर्क करना पड़ेगा क्या, पहले वो बताओ। मतलब आपको लगता है आपकी बॉडी की एनर्जी जाएगी इस काम में? हाँ सर। क्यों जाएगी? मत दो ना, क्यों देते हो एनर्जी? क्योंकि जब आप ऊपर लेके जाओगे ना, ग्रेविटी आपको नीचे खींचेगी, ग्रेविटी उस पानी को नीचे खींचेगी, तो ग्रेविटी आपको अपोज करेगा। तो ग्रेविटी की ऑपोजिशन की वजह से वर्क करना पड़ेगा। अगर ग्रेविटी अपोज ना करे ना, तो आपको भी कोई वर्क करने की नीड नहीं रहेगी ज्यादा। सपोज पानी को है ना फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचाना है, पानी को फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचाना है, तो उसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, पानी की बकेट को छोड़ दो बालकनी से, वो अपने आप नीचे पहुंच जाएगी। लगता है कि नीचे पहुंचाने के लिए कंपलसरी है क्या वर्क करना पड़ेगा नीचे पहुंचाने के लिए? नहीं, क्योंकि ग्रेविटी आपकी जगह पे वो कर सकती है, ग्रेविटी कैन डू दैट। सो नीचे लाने के लिए ग्रेविटी आपको अपोज नहीं करेगी, ग्रेविटी हेल्प करेगी। तो छोड़ दो, ग्रेविटी खुद कर लेगी। तो जब ऑपोजिशन फोर्स मिलता है ना, तभी हमको अपनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। विदाउट ऑपोजिशन वी डोंट हैव टू डू एनी वर्क। ठीक है। सपोज कहीं पे एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कहीं पे कोई फोर्स नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो फोर्स, कोई फोर्स सपोज नहीं है, बिल्कुल जीरो फोर्स है हर जगह। तो क्या करो, एक बॉक्स है, उसका पे हल्का सा पुश कर दो, बॉक्स अपने आप चलता जाएगा, अपने आप चलता जाएगा, अपने आप चलेगा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। तो वो हल्का सा पुश करने पे भी वो अपने आप चलता जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। नो वर्क हैज टू बी डन टू मूव। लेकिन अगर ऑपोजिशन मिलेगी तो वर्क करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा है। उस ऑपोजिशन के अगेंस्ट जाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट करवाना पड़ता है, मतलब वर्क करना पड़ता है फिर। सो लेंजेस लॉ क्लियर, मैंने लिखवा भी दिया पूरा। तो दिस कंप्लीट्स योर लेंजेस लॉ। ठीक है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने एक फॉर्मूला बनाई थी, E equals to d phi by dt। ये फॉर्मूला याद है? ये फॉर्मूला हमने बनाई है, E equals to d phi by dt। देख लो एक बार, आपको याद आ रही है कुछ? एनीबडी? ये कोई लॉ है शायद, ये कौन से लॉ में ये आई थी फॉर्मूला? Faraday's second इट इज law. फैराडे सेकंड लॉ, मैंने बनाई थी ये फॉर्मूला। इसमें क्या करो, ये फैराडे का सेकंड लॉ है। जब लेंजेस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड, जब लेंजेस लॉ पता चला फैराडे को, तो फैराडे ने क्या किया, इस फॉर्मूला में यहाँ पे एक माइनस साइन डाल दिया। ये माइनस साइन डाला जाता है, नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट्स दैट दिस ईएमएफ है ना, ये इट्स इंड्यूस ईएमएफ, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड है। नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो फ्लक्स की चेंज को अपोज करेगी। डीफाई क्या है? डीफाई इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स ना, डीफाई इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करती है ईएमएफ इंड्यूस्ड। लेंजेस लॉ ने यही बताया ना हमने। तो लेंजेस लॉ की वजह से इसने माइनस साइन डाला। आप ऐसा लिख सकते हो, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, negative sign indicates that EMF induced, जो ये E है ना, this E is a EMF induced, EMF induced opposes the change of flux। इसलिए उसने खाली माइनस साइन डाल दिया है। देखो ज्यादातर हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह में माइनस साइन इग्नोर कर देंगे, वी विल नॉट टेक माइनस साइन। डेरिवेशन वगैरह में आपको माइनस लेना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ EMF विल बी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी ओनली। तो माइनस साइन भी आ जाता है। आप लिख सकते हो दिस इज मॉडिफाइड फैराडे लॉ, ऐसे लिख दो, दिस इज मॉडिफाइड फैराडेज लॉ। तो लेंजेस लॉ के बाद फैराडे का जो भी लॉ है वो भी थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, माइनस साइन डालनी पड़ती है। नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट दैट E इज ऑपोजिंग द डी फाई, फ्लक्स की चेंज को वो अपोज करता है EMF। क्लियर हुआ? ठीक है, फिनिश्ड। ठीक,
चलो इस पे मैं आपको क्या करता हूँ, एक दो क्वेश्चन में 1 or 2 क्वेश्चंस वी विल सॉल्व ऑन दिस, कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेट्स ट्राई वन न्यूमेरिकल ऑन दिस, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। राइट ऑन फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, हाँ इसमें लिखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, a rectangular coil, right on, a rectangular coil of 100 turns, a rectangular coil of 100 turns have area 100 centimeters square, have area 100 centimeters square, full stop. The coil is placed in a magnetic field. The coil is placed in a magnetic field, which is changing, magnetic field which is changing at the rate of, magnetic field which is changing at the rate of 0.2 Tesla per second, 0.2 Tesla, टेस्ला के लिए आपको टी लिखनी है खाली, 0.2 टेस्ला per second, full stop. Then find the EMF induced in the coil, then find EMF induced in the coil, and also find current induced, if resistance of the coil, per turn, resistance of the coil per turn, मतलब एक टर्न, per turn is 1 ohm. Resistance of the coil per turn is 1 ohm. ठीक है, आई होप सबने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लुक एट दिस, सब ये देखो, ये एक कॉइल है, सी दिस, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इट्स लाइक अ रेक्टेंगल। ठीक है, इस कॉइल में से ना मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं ऐसे, सपोज। एक्चुअली में क्वेश्चन में ये भी मेंशन होता है, क्वेश्चन में ही ये मेंशन भी होता है कि जो लाइंस है ना वो इसमें से नॉर्मली जा रही है। वो मैंने मेंशन नहीं किया बट यूजुअली मेंशन रहेगा, ये लाइंस आर पासिंग नॉर्मली। ये देखो, ये मैग्नेटिक लाइंस है, मतलब ये बी का डायरेक्शन है, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ बी। सो इस कॉइल में से फ्लक्स जा रहे हैं, इजंट इट? एनीबॉडी ये सिचुएशन देखो, डायग्राम देखो और बताओ कितने फ्लक्स जा रहे हैं इसमें से। हाउ विल यू कैलकुलेट द फ्लक्स? एनी फॉर्मूला? बी इंटू ए। लेकिन अभी ध्यान से सुनो, फ्लक्स बी इंटू ए होंगे, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अभी ध्यान से सुनना, बी इंटू ए जो है ना, इट्स अ फ्लक्स विच आर पासिंग थ्रू वन टर्न। अगर देखो इस कॉइल में अगर एक भी टर्न है, लेट्स से एक टर्न है खाली, एक टर्न के लिए भी ये फॉर्मूला लगेगी ना, बी ए। एक टर्न है तो भी फ्लक्स तो बी ए होंगे, ये एक टर्न के लिए ही है। अगर इस कॉइल के पास 100 टर्न्स है ना, लेट्स से दिस कॉइल इज हैविंग n टर्न्स, तो टोटल फ्लक्स जो पास होंगे ना, टोटल फ्लक्स जो होंगे वो NBA हो जाएगा। एक टर्न से BA माना जाता है, तो 100 टर्न्स है ना, हर एक टर्न्स में से फ्लक्स पास होंगे। टोटल टर्न्स जितने n है, फ्लक्स विल बी NBA। ये चीज याद रखो, समझ के लो। फ्लक्स टोटल पासिंग थ्रू द कॉइल विल बी n टाइम्स BA। n टर्न्स के लिए फिर n मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये फ्लक्स है। अब एक बात बताओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना B, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। मतलब सपोज ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इंक्रीज हो रही है या मे बी डिक्रीज हो रही है, दैट वी डोंट नो,
बट चेंज हो रही है 0.2 टेस्ला पर सेकेंड से। तो बाद मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब एक लेट्स टेक एग्जांपल कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो मतलब ये फ्लक्स का नंबर इंक्रीज होगा। देखो ना, अगर ये बी इंक्रीज होगा, फ्लक्स का नंबर भी इंक्रीज होगा ना। बी इज चेंजिंग, क्या लगता है अगर बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होंगे तो मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। हाँ, सो कैसे करेंगे, वी विल डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, वी विल टेक अ डेरिवेटिव, उसको लिखेंगे डिफरेंशिएट, वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये ऐसा होगा डी फाई बाय डी टी, डी फाई बाय डी टी, इधर एन कांस्टेंट है, ये ए क्या है, ए है कॉइल की एरिया, वो भी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट नहीं है, बी इज चेंजिंग ना, इट बी डीबी अपॉन डी टी। ध्यान से देखो किसका डेरिवेटिव लेना है किसका नहीं लेना है वो आपको देखना होता है, ठीक है। या नाउ यू ट्राई टू गेस, क्या करें हम लोग, एन कितना है, टेल मी। 100। मुझे एरिया आप मीटर स्क्वायर में बताओ, हाउ मच इज द एरिया इन मीटर स्क्वायर, टेल मी फास्ट, एरिया इन मीटर स्क्वायर, एरिया कितनी है मीटर स्क्वायर में, कितनी होगी बोलो। मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में दी है ना, एनीबॉडी, हाउ मच इज द एरिया ऑफ द कॉइल इन द मीटर स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर, इन मीटर कन्वर्ट करके बताओ कितनी है एरिया ऑफ द कॉइल। नोबडी, 0.01. 1 meter. -2. 10⁻²। 10⁻². ये देखो एरिया लिख दिया मैंने, यस इट इज 10⁻², एरिया इन द मीटर स्क्वायर इट इज। अच्छा एनीबॉडी, डीबी बाय डीटी का क्या करना है, एनी आइडिया? 0.2. dB upon dt is the rate at which B is changing. It is 0.2 ना, तो dB by dt जो है वही 0.2 है, ठीक है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 100 and 10⁻² दोनों मिलके 1 हो जाएगा, इट इज जस्ट 0.2। d∅ by dt क्या होता है, EMF इंड्यूस्ड होता है ना, तो EMF इंड्यूस्ड इज 0.02 वोल्ट्स, 0.2 वोल्ट का EMF इंड्यूस होगा इस कॉइल में, ठीक है। सो ये जो कॉइल है ना, इमेजिन करो ये कॉइल है, इसको 100 टर्न्स है नो डाउट, ये कॉइल है, इसको आप ऐसे एक सर्किट मान लो कि एक सर्किट है, इस सर्किट में एक इमेजिनरी रूप से, एक इमेजिनरी तरीके से एक बैटरी लग जाएगी, ये इमेजिनरी बैटरी है, ये बैटरी का EMF होगा 0.2 वोल्ट, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, इसमें भी हमें करंट इंड्यूस भी फाइंड करना है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि करंट कैसे बनाया जाता है, एनी आइडिया आप में से कोई बता सकता है इंड्यूस करंट कैसे निकालूं मैं? EMF इंड्यूस तो मिल गया, हाउ टू फाइंड इंड्यूस करंट? EMF induced upon So resistance. EMF into E अपॉन रेजिस्टेंस ना। देखो अभी ये मैंने अभी बताया, ये कॉइल है, ये देखो उसमें ये EMF इंड्यूस्ड है, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है ना वो 1 ओम दिया गया है, 1 ओम इज अ रेजिस्टेंस पर टर्न, मतलब एक टर्न जो होगा ना, एक टर्न ऐसा हुआ, एक टर्न का रेजिस्टेंस 1 ओम है, लेकिन ऐसे 100 टर्न्स हैं इस कॉइल में, सो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा कॉइल का? 100 ohms. 100 ohms. 100 ohm is the resistance of the coil. So current induced in the coil will be given by this formula, EMF induced, the EMF induced in this circuit divided by resistance of this circuit, resistance of the coil. तो EMF जो induced है वो है 0.2, resistance of the coil है 100, ठीक है। 100 को आप ऊपर ले लो, it is 0.2 into 10 power minus 2 amperes. इसको आप थोड़ा सॉल्व करो, इट इज लाइक 2 मिली एम्पियर, इतना करंट इंड्यूस होगा 2 मिली एम्पियर। सी टू इट, पूरा समझा कैसे किया? ओके, सो नोट इट डाउन। ओके, सो आई होप इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, समझ गया आपको? या नोट इट डाउन। Over.
हाँ बोलो, आपका आवाज बहुत, आपका करंट का आवाज, डायरेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालना? नहीं बेटा आपका आवाज पूरा लैग हो रहा है, बहुत इंटरनेट प्रॉब्लम है आपकी तरफ से, थोड़ा सा ठीक करो पहले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, करंट का डायरेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे उसको? करंट का इस डायरेक्शन क्वेश्चन में। निकालो, उसके लिए देखो हमको पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, वो दिया नहीं हुआ है ना। अगर सपोज ये देखो इस डायग्राम से मैं समझा देता हूँ, अगर सपोज ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इंक्रीज हो रही है, लेट्स से दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, ऐसे जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, सपोज वो इंक्रीज हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है मतलब ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो फ्लक्स आर इंक्रीजिंग। ऐसे क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज ही हो रही है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि चलो सपोज गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो ये फ्लक्स भी इंक्रीज होंगे। अगर फ्लक्स इंक्रीज होंगे तो इस कॉइल में करंट ऐसे बनेगा कि वो इस फ्लक्स की इंक्रीज को अपोज करेगा ना, फ्लक्स को इंक्रीज होने नहीं देगा। तो क्या होगा पता है, ये साइड नॉर्थ बन जाएगा और ये साइड साउथ, ठीक है। तो अगर ये साइड नॉर्थ बन गया तो सपोज दिस साइड बिकम नॉर्थ, तो यहां से ऐसे फ्लक्स निकलेंगे, ये जो फ्लक्स है ये दिस फ्लक्स विल अपोज द इंक्रीजिंग फ्लक्स, तो ये साइड सर नॉर्थ लेकिन बनेगा। हाँ फ्लक्स तो नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंड होता है ना, स्पीड पे तो नहीं डिपेंड होता है ना। किस पे डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पे। स्पीड पे हाँ सर, अगर तो ऐसे आगे की तरफ स्पीड, चल रहा है तो। नंबर ऑफ लाइंस बढ़ रही है ना, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगी सपोज, तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ रही है तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट बनेगा वो करंट उस फ्लक्स की चेंज को अपोज करना चाहिए ना, तो उसको ऑपोजिशन देने के लिए, क्योंकि ये फ्लक्स बढ़ रहे हैं तो इनको अपोज करने के लिए इधर नॉर्थ बनेगा, क्योंकि अगर इधर नॉर्थ बना तो नॉर्थ पोल से फ्लक्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है, फ्लक्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो गए तो ऐसे फ्लक्स बनेंगे, ये फ्लक्स वो जो ओरिजिनल फ्लक्स है उनको अपोज करेंगे, इधर नॉर्थ बनेगा इस तरफ साउथ बनेगा, मतलब दिस साइड इट विल बी अ क्लॉकवाइज करंट और पीछे के साइड है उस साइड वो एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते भी हैं, यस, तो आप आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दूंगा, वैसे भी ऐसे एमसीक्यू आते हैं कि डायरेक्शन इंड्यूस करंट का पता हो। वेट अ मिनट, अभी फिलहाल इसमें तो नहीं होगा, मैंने समझा दिया ये नॉर्थ है ये साउथ रहेगा, ठीक है। अच्छा एवरीबॉडी फिनिश दिस क्वेश्चन, हो गया? चलो एक काम करते हैं, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल, ठीक है, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हाँ राइट ऑन, आवाज क्यों आ रहा है? हाँ राइट ऑन, a magnetic field of 0.2 Tesla, a magnetic field 0.2 Tesla exists in space, exist in space, full stop. A coil of area 5 centimeter square, area of 5 centimeter square is kept in a magnetic field, is kept in a magnetic field such that is kept in a magnetic field such that the field is perpendicular on it, such that the field is perpendicular on it, full stop. If the coil is rotated, if the coil is rotated by 180 degree, if the coil is rotated by 180 degree, then find the EMF, then find average EMF induced, then find the average EMF induced in the coil
then find average EMF induced in the coil. ठीक है, एक चीज आपको और गिवन है, लिख दो गिवन, एक और चीज गिवन है, लिखो गिवन, टाइम ऑफ रोटेशन is 0.1 second. Time of the rotation is 0.1 second. मतलब 0.1 सेकंड के अंदर ही हमने कॉइल को रोटेट किया है, इसका मतलब ये है। हाँ, क्वेश्चन लिखा सबने, कुछ मिस हुआ है तो बोलो। एवरीबॉडी रिटर्न क्वेश्चन। सर टाइम ऑफ 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, ठीक है। हाँ, सीरियस, अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार भले पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी एक कॉइल बोली गई है ना, सर्कुलर कॉइल है कि रेक्टेंगुलर है वो नहीं पता, बट कॉइल है। लुक एट दिस, ये कॉइल है ना, ये कॉइल है, इसकी एरिया ए है। इनिशियली जो ये कॉइल है ना, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली पास हो रही है, मतलब दिस इज अ केस। ऐसे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑन द कॉइल है ना, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इवन तो ये परपेंडिकुलरली जा रही है, तो आपको ये तो मालूम है कि फ्लक्स की फॉर्मूला ऐसे होगी, फ्लक्स विल बी बी इनटू ए। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर बना लेता हूं। आई एम जस्ट ड्राइंग अ एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है, देखो आई एम ड्राइंग एरिया वेक्टर। याद है एरिया वेक्टर कैसे बनाया जाता है? सी दिस इज एरिया वेक्टर। या तो कोई बता सकता है मुझे व्हाट्स द एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर? 0. 0। तो एक्चुअली में फॉर्मूला ऐसे होती है ना, बी ए कॉस थीटा होती है फॉर्मूला। एरिया वेक्टर जब लेते हो तो फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा होती है। थीटा एंगल 0 डिग्री की है ना, आपने बोला ना एंगल बी और ए के बीच में 0 है, तो थीटा इज 0, cos 0 बिकम 1, तो ये फ्लक्स विल बिकम बी इनटू ए। ये इनिशियल फ्लक्स है, दीज आर द इनिशियल फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल। इसको मैंने phi i लिखा है, i मतलब ये इनिशियल फ्लक्स है। अब एक बात है, ये जो कॉइल है ना, इसको ऐसे 180 डिग्री रोटेट कर दिया ऐसे। ये देखो कॉइल है ना, इमेजिन करो ये कॉइल है, सी इमेजिन ये जो मेरा हाथ है वो कॉइल है, इसको ऐसे घुमा दिया ऐसे, समझ में आ रहा है? हाँ, ये देखो ये कॉइल है, इसको ऐसे घुमा दिया ऐसे, 180 डिग्री का रोटेशन दे दिया। तो एक बात है, जब ऐसे 180 डिग्री का रोटेशन दे दिया ऐसे, सो व्हाट विल बी द फाइनल एंगल बिटवीन बी एंड ए? बी और ए के बीच में फाइनल एंगल कितनी होगी? बी और ए के बीच में 180 हो जाएगी। 180 हो जाएगी ना, क्योंकि ये एरिया वेक्टर उस तरफ चला जाएगा ना, एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा। अभी एरिया वेक्टर ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाइनल फ्लक्स इफ आई कैलकुलेट, हियर आई एम कैलकुलेटिंग फाइनल फ्लक्स, इट विल बी बी इनटू ए इनटू कॉस ऑफ 180, कॉस 180 आएगा। कॉस 180 कितना होता है? -1 होता है ना, तो लिखो माइनस बी ए, फ्लक्स माइनस बी हो गया। अब कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होगा, सर माइनस फ्लक्स क्यों आ रहा है, मतलब माइनस का मतलब क्या है फ्लक्स का? देखो एरिया वेक्टर के हिसाब से देखते हैं, अगर कोई फ्लक्स है ना, अगर द फ्लक्स आर लीविंग फ्रॉम द सरफेस, फ्लक्स आर लीविंग फ्रॉम द कॉइल, तो फ्लक्स अगर लीव कर रहे हैं तो वो प्लस में आते हैं, और फ्लक्स अगर उसी फेस में से एंटर कर रहे हैं, एंटरिंग फ्लक्स जो है वो माइनस में आते हैं। देखो ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस, लुक एट दिस फेस, अगर इसी फेस में से फ्लक्स लीव कर रहे हैं तो यूजुअली वो फ्लक्स माइनस प्लस में आते हैं, और अगर इसी फेस में से फ्लक्स एंटर कर रहे हैं, फ्लक्स आर एंटरिंग, तो वो माइनस में आते हैं। माइनस और प्लस मतलब ये फ्लक्स का नेचर ऑपोजिट है। दीज आर द फ्लक्स विच आर एंटरिंग थ्रू द फेस, and these are the flux which are leaving through that phase. Leaving flux पॉजिटिव में आते हैं, एंटरिंग फ्लक्स उसी फेस में से जब एंटर करते हैं वो माइनस में आते हैं। तो ये फ्लक्स का हुआ। एक बात है, अगर मैं ऐसे करूं, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, सो आई विल गेट अ चेंज ऑफ फ्लक्स, टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। दिस t is a time in which flux got changed. तो ये क्या मिलेगा मुझे? एनी आइडिया? EMF induced. दिस विल बी EMF induced, E, ये EMF induced होगा।
फाइनल फ्लक्स आप लिख लो, फाइनल फ्लक्स है माइनस बी ए माइनस इनिशियल फ्लक्स लिख लो बी ए, टी इज अ टाइम विच इज 0.1 सेकेंड। लेकिन देखो एक सिंपल बता दूं, आपको याद होगा EMF इज गिवन बाय डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई क्या है? चेंज ऑफ फ्लक्स है। अगर आप डी फाई क्या लोगे? छोटा चेंज इन फ्लक्स लोगे। इफ यू टेक अ वेरी स्मॉल चेंज इन फ्लक्स तो आपको इंस्टेंटेनियस EMF मिलेगा। ये अगर आप चेंज इन फ्लक्स ओवरऑल लोगे, इट्स अ टोटल चेंज इन फ्लक्स ले लोगे, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, सो इट्स अ टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये आपको एवरेज EMF इंड्यूस्ड मिलेगा। इट्स एन एवरेज EMF इंड्यूस्ड because it's an overall change of flux upon overall change of time. It's an average EMF induced. माइनस बी ए कितना हो जाएगा? माइनस 2BA हो जाएगा, डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, माइनस साइन आप बाद में इग्नोर कर सकते हो। EMF माइनस का कोई मतलब नहीं होता है ज्यादा, माइनस साइन आप बाद में इग्नोर कर सकते हो, फिलहाल रखो। तो इट बिकम 2/0.1, 2/0.1 विल बी 20 into B into A। बस अभी आप B और A की वैल्यू डाल दो इसमें, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। ठीक है, ठीक है, हाँ, फिनिश इट। Try to finish it. क्या आंसर आ रहा है? Anybody? Yeah, anyone? 20 into B कितना है? B आपको 2 टेस्ला गिवन है, I think. Yes sir, 2. एरिया कितना है? 5 into 10⁻⁴, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। So this 2 into 5 become 10. 2 into 10⁻² आएगा। 0.02 वोल्ट इज द आंसर, 0.02 वोल्ट। ये ऑन एन एवरेज EMF इंड्यूस्ड है, मतलब लगभग इतना EMF इंड्यूस होगा ऑन एन एवरेज इन द 2 सेकेंड्स। ठीक है, या कंप्लीटेड। टू इंटू 10⁻² आएगा आकांक्षा। इट्स नॉट 2 into 10⁻³ ये स्क्रीन पे किया हुआ है, देख। B 0.2 सर B 0.2 है। अच्छा B 0.2 है, हाँ, देन इट इज 2 into 10⁻³ इट्स 2 into 10⁻³ देन। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 मिलीवोल्ट्स, 2 मिलीवोल्ट्स, 10⁻³ को मिली बोलते हैं ना, मिली वोल्ट हो जाएगा। तो 2 मिलीवोल्ट का EMF इंड्यूस होगा इस कॉइल में। क्लियर? आज हम लोग न्यूमेरिकल पे ही फोकस कर रहे हैं ज्यादा, आज खाली लेंजेस लॉ ही मेनली हुआ डिस्कस। ठीक है, एक बात, न्यूमेरिकल्स में अभी तक हमने 2 न्यूमेरिकल किए हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा आइडिया समझा देता हूँ, मैं किस बेसिस पे न्यूमेरिकल कर रहा हूँ वो आइडिया बता देता हूँ। देखो, एवरीबॉडी रिमेंबर दिस फॉर्मूला, फ्लक्स आर गिवन बाय BA cos थीटा। जो मैंने पहला न्यूमेरिकल कराया ना स्टूडेंट, पहले न्यूमेरिकल में B चेंज हुआ था, याद है? B वाज चेंजिंग। ये देखो, ये B चेंज हुआ। B के चेंज होने से क्या होगा? अगर B चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होंगे, और फ्लक्स चेंज होंगे तो EMF इंड्यूस होगा। वो आपने पहला क्वेश्चन में किया। एनीबॉडी दूसरे क्वेश्चन में क्या चेंज हो रहा है? कौन सी चीज इनमें से चेंज हो रही है? थीटा। थीटा 0 डिग्री से 180 डिग्री चेंज हुआ ना, दूसरे क्वेश्चन में थीटा चेंज हुआ, उससे वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होने से EMF इंड्यूस हुआ।
समझा? अब हम लोग तीसरा न्यूमेरिकल करेंगे। तीसरे न्यूमेरिकल में कौन चेंज होगा पता है? एरिया। लेकिन तीसरा न्यूमेरिकल मैं आपको नहीं कराऊंगा, आप खुद ट्राई करेंगे। मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, तीसरे न्यूमेरिकल में एरिया चेंज होने वाली है। एरिया इज गोइंग टू चेंज। नाउ इट इज अप टू यू, यू हैव टू फाइंड आउट दैट एरिया चेंज। समझा? ठीक है, चलो तीसरा न्यूमेरिकल लिखो। इट्स अ थर्ड एंड द लास्ट न्यूमेरिकल नाउ। राइट डाउन। लिखो, अ सर्कुलर कॉइल, राइट डाउन, a circular coil kept in a magnetic field. A circular coil is kept in a magnetic field. Magnetic field of 7 Tesla. Magnetic field इतनी है 7 Tesla. Such that the field is at right angles to the coil. Such that the field is at right angles to the coil. ठीक है, full stop. If the radius of the coil is shrinking, if the radius of the coil is shrinking at the rate of, the radius of the coil is shrinking at the rate of 5 centimeter per second. Radius of the coil is shrinking at the rate of 5 centimeter per second. Then find EMF induced in the coil. Then find EMF induced in the coil at an instant. EMF induced in the coil at an instant. When the radius is at an instant, when the radius is 10 centimeter. At an instant when the radius is 10 centimeter. ठीक है, तो रेडियस श्रिंक होते जा रहा है। द मोमेंट व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जिस मोमेंट पे रेडियस 10 सेंटीमीटर बनेगा, उस मोमेंट पे मुझे ईएमएफ चाहिए। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो शायद आपसे हो जाए। जस्ट अप्लाई सम ब्रेन, यू मे बी एबल टू सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। यू हैव 2 मिनट्स, ट्राई दिस आउट। थोड़ा सोचो। मयूरी राउत, अपना माइक ऑफ करो, आपका नॉइज आ रहा है यहाँ पर। मयूरी राउत, हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपने Hello, सोच sir. लिया कि मुझे करना ही Hello, करना sir. है तो कर लोगे, करो अच्छे से। तो 0 आया क्या आंसर? 0? Yes, sir. क्यों 0 क्यों? क्योंकि थीटा 90 डिग्री है क्या, इसलिए? हाँ सर। मैंने ऐसा क्वेश्चन में कैसे मतलब पता चला थीटा 90 है? क्योंकि राइट एंगल लिखा है इसके लिए ना। बी और ए के बीच में 90 डिग्री लिखा है। ऐसे कहाँ लिखा हुआ है कि बी और ए के बीच में? मतलब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। मतलब क्या लिखा है जिससे आपको ये राइट एंगल, मतलब क्या लिखा है राइट एंगल के बारे में? पढ़ो ना एक बार, थोड़ा सा वो सेंटेंस पढ़ो। अभी गुम हो गए, फिर पढ़ो ना। या आ रहा है कुछ करने?
मैंने आपको हिंट भी दे दिया स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में एरिया चेंज हो रही है, रेडियस श्रिंक हो रहा है ना कॉइल का, अगर रेडियस कम होता जाएगा कॉइल का, अगर रेडियस ही कम होता जाएगा तो एरिया भी कम होती जाएगी। इस क्वेश्चन में एरिया चेंज हो रही है। अब और क्या बताऊं मैं? या एनीबॉडी? सर 0.35 है क्या? तुम एक बात किया कैसे तुमने, थोड़ा प्रोसीजर बताओ, कौन सी फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूला तो यही आपने यहीं से स्टार्ट किया होगा, फ्लक्स इक्वल टू BA cos थीटा से ना? हाँ सर, वो बात क्या अ, किया? इसमें मतलब जो पूरा इक्वेशन था उसको पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हाँ उसमें b और d cos थीटा तो कांस्टेंट ही था, हाँ, b और cos थीटा कांस्टेंट था, और dA by dt की वैल्यू 5 into 10⁻⁻² डाल दी। अच्छा, DA by dt की वैल्यू 5 into 10⁻⁻² डाल दी। एक बात, DA by dt को तुम रीड कैसे करोगे? व्हाट इज, मतलब अगर मैं बोलूं रीड करो DA by dt मतलब क्या है? इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ? एरिया। और मैंने क्या दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है? मतलब आपके अकॉर्डिंग तो एरिया और हाँ, रेडियस इक्वल होता है क्या? एरिया और रेडियस इक्वल नहीं, होता है? थोड़ा फर्क है ना एरिया और रेडियस में। हाँ सर, वो पाई और बाहर एरिया निकालना में से पड़ेगा। रेडियस, एरिया और रेडियस में रिलेशन तुम लोग को मालूम है, मैंने सर्कुलर एरिया दी है, सर्कुलर कॉइल है स्टूडेंट, कॉइल जो है वो सर्कुलर शेप की है ना, क्योंकि रेडियस दिया है। एक काम करो स्टूडेंट, कल तक ये क्वेश्चन ट्राई करके लाओ, टिल टुमारो यू डू इट। ठीक है, राइट आंसर मैं कल ही बताऊंगा, आई विल टेल यू द राइट आंसर टुमारो। ठीक है, खाली एक काम करो, राइट आंसर मैं कल बताऊंगा, एक खाली काम करो, बी कितना है, 7 टेस्ला है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना दिया है मैंने, dr/dt कितना दिया है मैंने? 5 centimeter per second. कितना? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ना? Yes. और रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, जिस मूवमेंट पे निकालना है रेडियस पूरा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, चलो आप एक काम करो स्टूडेंट, टेक इट एज अ होमवर्क, घर पे फिर से एक बार ट्राई करो, ऑनेस्टली करोगे तो हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगा के, बाकी नहीं करना है तो कभी नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम मैं इसका आंसर बताता हूँ स्टूडेंट्स, ओके? नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस ऑन इट। चलो आप अब जिनको भागना है वो भाग सकते हैं, जिनका डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। या एनीबॉडी हैविंग डाउट?